Hello students, today our topic is Python Pandas data frame, and this lecture we are going to discuss about LOC, ILOC and IX functions used in Python Pandas data frame. So let us start. In our last video we already discussed about head and tail function used in Python Pandas, which are very important as far as the final examination is concerned. So now the second important topic, which is very important, is about LOC, ILOC and IX function. So in our last video we already discussed about LOC. So in this video, first of all, let us revise LOC, and after that we will discuss ILOC and IX. Okay. So पहले आपको LOC पता होना चाहिए क्या है. लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग है. हम लेबल डिक्लेयर करते हैं जब हम पाइथन पांडास डेटा फ्रेम बनाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम रो को एक्सेस कर सकते हैं. तो कैसे एक्सेस करेंगे? वो LOC के थ्रू करेंगे. ठीक है. तो आपने अगर इंडेक्स नेम दिया है, आपने इंडेक्स पैरामीटर यूज़ किया है और रो का एक नेम दिया है आपने, यानी रो लेवल पर इंडेक्सिंग की है आपने, तो आप LOC का यूज़ कर सकते हैं. जैसे आपने रो के नेम दिए ABCDE. ठीक है. तो आप ABCDE की हेल्प से उसको एक्सेस कर सकते हैं, पहली बात. दूसरी बात, जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं, इसकी जो इंटीजर वैल्यू होती है 0 1 2 3 4, उसके थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते. तो LOC का ये मेनली ऑब्जेक्टिव होता है, और इसके ये मेथड दे रखे हैं आपके सिंगल स्केलर वैल्यू, लिस्ट ऑफ लेवल्स, स्लाइस ऑब्जेक्ट और बूलियन एरे के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं. हम देखेंगे वन बाई वन कैसे एक्सेस करते हैं. तो LOC की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको. लेवल बेस्ड इंडेक्सिंग है ये. ठीक है. और इसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं. तो इसमें 2 पैरामीटर्स यूज़ होते हैं. पहला पार्ट जो होगा कॉमा से पहले वाला, वो रो को इंडिकेट करेगा, और कॉमा के बाद वाला इसमें कॉलम को इंडिकेट करेगा. अगर आप कॉलम नहीं देते हैं तो इट मीन सभी कॉलम सेलेक्टेड होंगे. ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. और रो की रेंज या कॉलम की रेंज सेलेक्ट करने के लिए हम कॉलन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. कॉलन से पहले रो बताएगा, कॉलन के बाद कॉलम, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, कहाँ तक आपको सिलेक्शन आप ले रहे हैं. तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसको. तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा? सबसे पहले हमको करना ये होगा कि हमको एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना होगा. जब आपका एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा, तो उसके बाद आप LOC का यूज़ करके उसमें जो भी रो आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, और आपने जो भी नेम दिया, याद रखिएगा जब आपने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है तो इंडेक्स पैरामीटर यूज़ होना चाहिए. अगर इंडेक्स पैरामीटर यूज़ नहीं है तो फिर LOC का कोई मतलब रहता नहीं है, क्योंकि LOC काम ही तभी करता है जब आपने इंडेक्स पैरामीटर यूज़ किया. इट मीन्स आपने डिफरेंट रोज़ को एक नेम दे रखा है, डिफ़ॉल्ट नेम नहीं है, इंटीजर वैल्यूज़ नहीं है वहाँ पर. ठीक है. तभी आप LOC की हेल्प से वो या उन रोज़ को एक्सेस कर सकते हैं. तो एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं. तो प्रोग्राम में एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, और यहाँ डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हमने किया क्या है, हमने numpy लाइब्रेरी का यूज़ किया. numpy में एक फंक्शन होता है random.randn. तो इसके थ्रू क्या होता है कि इसके थ्रू हम एक एरे क्रिएट करते हैं. ठीक है. और उस एरे की जो वैल्यूज़ होती हैं, वो आपकी रैंडमली जनरेट होती हैं. हाँ, हम सिर्फ साइज मेंशन करते हैं. जैसे आप देखेंगे हमने इंपोर्ट numpy एज np लिखा हुआ है, और नेक्स्ट लाइन के अंदर df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम. तो डेटा फ्रेम क्रिएट किया किसकी हेल्प से? एरे की हेल्प से. और एरे कैसे क्रिएट किया? np डॉट रैंडम डॉट n. और 8,4, 8,4 क्या है? 8 है नंबर ऑफ रोज और 4 है नंबर ऑफ कॉलम्स. इसका मतलब ये है कि एक एरे क्रिएट होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज 8 होंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 होंगे, और उसकी वैल्यू रैंडमली जनरेट होंगी. ठीक है. और जो भी एरे क्रिएट होगा वो फिर आपका डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने pd डॉट डेटा फ्रेम लिखा है. इंडेक्स दे रखा है, देना जरूरी भी. इंडेक्स नहीं देंगे तो LOC का यूज़ नहीं कर सकते. ABCDEFGH. और कॉलम के नेम भी दे रखे हैं ABCD. तो दोनों पैरामीटर यूज़ किए हैं. इसके बाद हमने डेटा फ्रेम को प्रिंट कराया. एक बार पता चल जाए कि डेटा फ्रेम किस तरह से हमारा बना है, उसके बाद हम अपना LOC को यूज़ करेंगे. तो देखिए क्या लिखा, प्रिंट df डॉट LOC. LOC को यूज़ करने का तरीका ये है कि पहले डेटा फ्रेम का नाम लिखिए, डॉट लिखिए, LOC लिखिए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले रो लिखिए, कॉमा लगा के कॉलम लिखिए. अब रो लिखने के लिए मैंने सिर्फ कॉलन का साइन दिया. इसका मतलब ये है कि मैंने स्टार्ट और एंड रेंज उसकी कुछ भी नहीं बताया. इट मीन्स सभी रो सेलेक्ट होंगी. इट मीन्स ABCDEFGH, ये जितने भी इंडेक्स
वैल्यू दे रखी है, इन पर जो भी रोज़ हैं वो सभी रोज सेलेक्ट हो जाएंगी। कॉलम मैंने ए दे रखा है, कैपिटल ए, तो इट मीन सिर्फ फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट होगा, बाकी और कोई कॉलम सेलेक्ट नहीं होगा। तो ये था इस एग्जाम्पल का मतलब। ठीक है, तो अभी आप जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो होगा ये कि आपका एक डेटा फ्रेम क्रिएट होगा, और डेटा फ्रेम क्रिएट होने के बाद फिर आपकी जितनी भी रोज़ हैं कॉलम ए के वो सभी रो प्रिंट होगी, लेकिन उनमें इन्फॉर्मेशन जो डिस्प्ले होगी सिर्फ कॉलम एक ही होगी। यही डेफिनेशन है। तो इस आज येलो कलर से मैंने जो पॉइंट आउट कर रखा उसमें आप ये देखिए कि हम पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। तो कॉमा से पहले रो, कॉमा के बाद कॉलम। अगर आपको रेंज सेलेक्ट करनी है तो कॉलन ऑपरेटर का यूज़ कीजिए। रेंज सेलेक्ट करते समय हम कॉलन से पहले स्टार्ट वैल्यू लिखते हैं, कॉलन के बाद एंड प्लस वन। याद रखिए एंड प्लस वन, एंड वैल्यू नहीं लिखते, यानी जो भी वैल्यू लिखेंगे वो एक्सक्लूड होगी। ठीक है, तो इसलिए हम एंड प्लस वन लिखते हैं। अगर हमें 4 चाहिए, या अगर हमें सॉरी डी चाहिए, ओके, ये इंटीजर की बात थी। इसमें तो हमको ये मेंशन करना पड़ेगा जो भी इंडेक्स वैल्यू है उनको। तो फिलहाल इसमें वो केस अप्लाई नहीं होता, वो ILUC में अप्लाई होता है, वो हम बाद में करके देखेंगे। पहले चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। स्पाइडर ओपन किया इसमें आइडियली, इसको रन कराएंगे, देखेंगे कि क्या होता है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो ये है कि सभी रो ABCDEFGH इंडेक्स लेवल ये प्रिंट होंगे इन पर, और सिर्फ कॉलम ए की रिगार्डिंग वैल्यू प्रिंट होगी। देखते हैं। चलिए पेस्ट किया ही हमने और एग्जीक्यूट किया, अब आप देख पाएंगे। याद रखने वाली बात यह है कि LOC में फर्स्ट पार्ट आपका रो का होता है, सेकंड पार्ट आपका कॉलम का होता है। पैरेंथेसिस का साइन नहीं है इसलिए एरर दिखा रहा है। प्रिंट स्टेटमेंट को पैरेंथेसिस के अंदर लिखिएगा। ठीक है, ये देखिए ये आउटपुट आ गया इसका। सिर्फ एक कॉलम ए के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। आप देख रहे हैं सभी रो जो ABCDEFGH से पॉइंट आउट की गई थी वो सभी रो डिस्प्ले हो रही हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें यह है कि आपने इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ किया है, और जो इंडेक्स पैरामीटर में जो आपने रो लेवल इंडेक्स का कॉन्सेप्ट जो इम्प्लीमेंट किया है उसके थ्रू हम रो को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप वहाँ आपने जो भी नेम दिए हैं ABCDEFGH रो के और कॉलम के, वो आप मेंशन कर दीजिए, उसके थ्रू आप प्रिंट करा सकते हैं डेटा फ्रेम का एक पर्टिकुलर पोर्शन। यहाँ हमने रो का भी यूज़ किया, कॉलम का यूज़ किया, तो LOC के थ्रू रो और कॉलम दोनों को ही जो आपने नेम दिया है वो आप यूज़ करके प्रिंट करा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए एक और एग्जांपल है, इसको भी देख लीजिए तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। इस बार हमने क्या किया है, इस बार हमने रो को तो सभी रो को सेलेक्ट किया है, लेकिन कॉलम हमने एक से ज़्यादा सेलेक्ट किए हैं। तो कैसे करेंगे, आसान है। आप एक कॉमा लगा के सेपरेट करते जाइए कॉलम्स को और एक लिस्ट की फॉर्म में पास कर दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से जैसे यहाँ दे रखा है, कॉलन कॉमा और फिर एक लिस्ट बनाई आपने A, C। तो इसमें सिर्फ कॉलम ए और कॉलम सी प्रिंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रिंट होगी, और रो आपने कोई मेंशन नहीं की तो सभी रो डिस्प्ले होंगी इसके अंदर। कॉलन का साइन है, कॉलन का मतलब है स्टार्ट और एंड वैल्यू दोनों डिफाइन नहीं किया आपने। तो ABCDEFGH स्मॉल में जो दे रखा है इंडेक्स पोजीशन सभी की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए आप, मैंने थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दिया इसका, अब आई थिंक रीडेबल होगा क्लियरली। तो ये देखिए ये कॉलम है आपका, एक कॉलम है A, दूसरा है C। दोनों को एक लिस्ट के अंदर मैंने पास कर दिया है। ये दोनों कॉलम है, इन दोनों की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है, A, C दोनों को लिखा है और इसको एक लिस्ट के अंदर डिफाइन कर दिया है। ठीक है, एक ब्रैकेट और लगा दिया है, और ये दूसरा ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट LOC का है, और पैरेंथेसिस साइन आपका प्रिंट स्टेटमेंट का है। तो कॉमा से पहले आप देखेंगे कॉलन का साइन लगा हुआ, इट मीन्स रो को डिफाइन नहीं कर रखा, और जब डिफाइन नहीं कर रखा है तो इसका मतलब ये है कि सभी रो सेलेक्ट होंगी। तो जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराओगे तो
और रो के रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी सब डिस्प्ले होगी, लेकिन कॉलम के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी सिर्फ कॉलम ए और कॉलम सी की इन्फॉर्मेशन ही डिस्प्ले होगी। देखिए ज़रा, ये देखिए, ठीक है। तो ऊपर डेटा फ्रेम, ये एक बात याद रखिएगा, जो डेटा फ्रेम प्रिंट हो रहा है चूँकि वो रैंडम डॉट रैंड इन रैंड एंड फंक्शन की हेल्प से हो रहा है, तो वहाँ पर नंबर रैंडमली जनरेट हो रहे हैं। आप प्रोग्राम को जितनी बार एग्जीक्यूट करोगे तो वैल्यूज़ हमेशा उतनी बार डिफ़र करेंगी, क्योंकि वो रैंडमली जनरेट होती है वैल्यू। ठीक है, तो एक ये हो गया आपका। अब क्या करते हैं, बात थी कि भाई कॉलम का देख लिया, रो का भी देख लेते हैं एक बार। तो अगर आपको पर्टिकुलर कुछ रो की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करानी, तो आपने जो भी रो का नेम दिया है या जो भी आपने इंडेक्स पैरामीटर में यूज़ किया है, ठीक है, वो मेंशन कर दीजिए। जैसे मुझे रो इस ए बी एफ और एच का ही कराना है, बाकी का नहीं कराना, तो मैं रो ए बी एफ एच लिखूँगा लिस्ट की फॉर्म में, जैसे मैंने कॉलम की फॉर्म में कॉलम को लिखा था लिस्ट की फॉर्म में, ए और सी को, कैपिटल ए और कैपिटल सी को। डेटा फ्रेम को प्रिंट करा देते हैं ताकि पता चल सके कि एक्चुअल डेटा फ्रेम क्या था और हम उसका कौन सा पोर्शन एक्सेस करने जा रहे हैं। ये देखिए, अभी हमको सिर्फ ये 4 रोज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल एफ और स्मॉल एच, और 2 कॉलम की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैपिटल ए और कैपिटल सी की। तो फर्स्ट पार्ट कॉमा से पहले रो को इंडिकेट करता है, सेकंड पार्ट कॉमा से पहले, सेकंड पार्ट जो होता है कॉमा के बाद, वो कॉलम को इंडिकेट करता है। और चूंकि एक से ज़्यादा वैल्यू है इसलिए हम इसे लिस्ट की फॉर्म में देंगे, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये देखिए, तो इसमें रो और कॉलम दोनों मेंशन कर रखे हैं हमने। तो एलओसी में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो हम इंडेक्स की वैल्यू देते हैं, जो हम कॉलम्स की वैल्यू देते हैं, उन्हीं वैल्यू की हेल्प से हम डेटा फ्रेम को एक्सेस कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ होती है इंटीजर वैल्यू, उसकी हेल्प से नहीं एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी हमने नेम दिया है उनका, उसी की हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं। यही एलओसी का काम है, इसीलिए इसे लेवल बेस्ड इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो जो हमने लेवल प्रोवाइड किया है उसी की हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो अब मैंने येलो कलर सिर्फ पॉइंट आउट इसलिए किया, ये लिस्ट के अंदर डिफाइन करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, एक से ज़्यादा वैल्यू है तो एक ही वैल्यू है, पर्टिकुलर एक रो या एक कॉलम में तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो लिस्ट की फॉर्म में डिफाइन कीजिए। तो ये एक रो के लिए लिस्ट बनाई, एक कॉलम के लिए, दोनों को कॉमा से सेपरेट कर दिया है। तो यही रो और ये कॉलम ही प्रिंट होंगे, बाकी प्रिंट नहीं होगा। इसको भी रन करा के देख लेते हैं, देखिए, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, प्रिंट स्टेटमेंट में ब्रैकेट नहीं, पैरेंथेसिस का साइन नहीं है, पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज करना ज़रूरी है। तो अब हो जाएगा। ये एरर आती है किसी भी लाइन में तो याद रखिएगा थोड़ा, देखिए वहाँ लाइन नंबर 18 पर मार्क बना हुआ आ रहा है, वो एरर शो कर रहा है। तो आप भी एरर आसानी से रिमूव कर सकते हैं अगर आप कुछ भूल जाते हैं लिखना या गलती हो जाती है आपसे, तो तभी आपको पता चल जाएगा एग्जीक्यूट करने से पहले ही। तो बहुत आसान है सॉफ्टवेयर को थ्रू इम्प्लीमेंट करना। तो ये हो गया आपका। ठीक, अब ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। इसमें क्या है, इसमें यह है कि हम सभी कॉलम को एक्सेस करना चाह रहे हैं, लेकिन रो की रेंज, अभी मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था ना कि लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, तो वो था इंटीजर के केस में, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। एलओसी के केस में आप जो रो देंगे वो रो ही प्रिंट होगी, या जो रो की रेंज सेलेक्ट करेंगे सिर्फ वही प्रिंट होगी। जैसे इस केस में क्या है, ए और ए कॉलन एच तक दे रखा है, तो ए प्रिंट होगा, एच प्रिंट होगा। कॉमा के बाद कोई कॉलम मेंशन नहीं कर रखा, इट मीन्स सभी कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट इस केस में, चूँकि कॉलम मेंशन नहीं कर रखा, तो प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉमा के बाद दूसरी वाली जो होती है कॉलम की होती है, वो मैंने दे ही नहीं रखी। आप चाहें तो कॉमा लगा के कॉलन का साइन लगा सकते थे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी करने से भी प्रिंट हो जाएंगे सभी कॉलम्स। पर एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे कि खाली आप कॉलम में रो मेंशन नहीं करेंगे और कॉलम मेंशन करेंगे, तो आप सोचेंगे कि सभी रो सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू रो की होती है, तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको कॉमा लगाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि पहली वैल्यू रो आपने सेलेक्ट कर रखी है, कॉलम आप बाय डिफ़ॉल्ट दिखाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ए से लेकर एच तक सभी प्रिंट हो गए। अभी आपको थोड़ा सा और मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं ए की जगह, एच की जगह कुछ और लिखता हूँ, डी लिख दिया मैंने, तो ए से लेकर डी तक प्रिंट होगा। ये देखिए, ए बी सी डी, याद रखिएगा डी इंक्लूड है इसमें। जो इंटीजर वाला रूल है वो इसमें फॉलो नहीं होता। आप ये सोचा कि ए बी सी प्रिंट होगा, डी प्रिंट नहीं होगा, तो वो यहाँ अप्लाई नहीं होगा, वो सिर्फ इंटीजर पर अप्लाई होता है। क्लियर, लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड वाला। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
इसमें क्या है, इसमें यह है कि क्या हम कंडीशन भी लगा सकते हैं। आंसर है हाँ, बिल्कुल कंडीशन भी लगा सकते हैं। जैसे इस केस में दे रखा है ए दे रखा है, तो फर्स्ट वैल्यू ही दे रखी है, तो इसका मतलब ए रो को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए सिर्फ एक रो सेलेक्ट होगी, और कॉलम दे नहीं रखे तो सभी कॉलम सेलेक्ट होंगे। लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ग्रेटर देन ज़ीरो जो कंडीशन है ना, वो ये कंडीशन, अब ये देखिए कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो जो भी कॉलम्स की वैल्यू होंगी वो अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होंगी तो ट्रू आएगा, और लेस देन ज़ीरो होंगी तो फॉल्स आएगा, ए बी सी डी के रिगार्डिंग रो ए में। तो आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, ये ध्यान रखिएगा। करके दिखाते हैं आपको। रो ए सेलेक्ट कर रखिए, कॉलम सेलेक्ट कुछ नहीं कर रखा, इसलिए कॉलम सभी सेलेक्ट होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, ये देखिए, इसको रन कराते हैं। ये आउटपुट कुछ, पहले तो डेटा फ्रेम प्रिंट होगा क्योंकि मैंने प्रिंटर डीएफ दे रखा है। उसके बाद जो सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट दे रखा है एलओसी वाला, तो इसके रिगार्डिंग जो कंडीशन होगी वो प्रिंट होंगी, और नंबर रैंडमली जनरेट होंगे। तो आंसर आपका हर बार अलग आएगा। तो ये मत सोचिएगा एक बार जो आंसर आ गया वो फाइनल है, वो डेटा फ्रेम के अकॉर्डिंग आएगा आंसर। तो देखिए ट्रू 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 आ रहा है, सभी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, इसलिए ट्रू आ रहा है। इसमें आपके केस में हो सकता है आप रन करें तो कोई वैल्यू फॉल्स आ जाए, सभी वैल्यू फॉल्स आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। पर हमारे यहाँ ट्रू इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑल फोर वैल्यूज़ आर ग्रेटर देन जीरो। रन कराते हैं, तो रन कराते हैं तो देखें आउटपुट पर क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे मैंने बताया ना, पहले एग्जीक्यूट कराया होगा तो तब डेटा फ्रेम कुछ और होगा, अब शायद डेटा फ्रेम चेंज हो जाए तो आउटपुट भी चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वैल्यू तो रैंडमली जनरेट हो रही है ना। देखिए लास्ट वैल्यू फॉल्स आ गई, डी वाली, क्योंकि लास्ट वैल्यू लेस देन जीरो है। ज़रा देखिए, एक ही सभी वैल्यूज़ देखिए, जो डी के रेस्पेक्ट में वैल्यू वो नेगेटिव है, लेस देन जीरो, इसलिए फॉल्स आ रहा है। बाकी जो अदर थ्री वैल्यूज़ हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी की, स्मॉल ए के रिगार्डिंग रो के, वो आपकी ग्रेटर देन जीरो है, इसलिए ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो यही बता रहा था मैं, क्योंकि वैल्यू रैंडमली जनरेट हो रही है इसलिए आउटपुट डिफर कर सकता है आपका और हमारा। आप एग्जीक्यूट करेंगे तो मेन मकसद यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट को समझाना है। आप फिक्स करना चाह रहे हैं आउटपुट, तो रैंडम डॉट रैंड एन से जनरेट मत कीजिएगा एरो। आप एरो किसी, आप सॉरी एरे, एरे किसी और फंक्शन से आप जनरेट कीजिएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं आई एल ओ सी की। तो देखिए एल ओ सी और आई एल ओ सी में फ़र्क सिर्फ इतना ही, इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग है आई एल ओ सी। और इसमें हम जो हम इंडेक्स देते हैं या कॉलम के नेम देते हैं वो हम यूज़ नहीं करते। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं 0 1 2 3 जो मार्किंग होती है इनकी, उसके अकॉर्डिंग या इंटीजर के अकॉर्डिंग हम एक्सेस करते हैं। बाकी सब कुछ वैसा ही है जैसे एलओसी में था, और कुछ नहीं है। एलओसी में अगर आप नंबर देंगे, इंटीजर वैल्यू देंगे तो एरर आएगा। इंटीजर बेस इंडेक्सिंग यानी आई एलओसी में अगर आप जो आपने डिफाइन करते समय डेटा फ्रेम को इंडेक्सिंग या कॉलम नेम यूज़ किया वो देंगे तो एरर आएगा। तो यहाँ देखते हैं क्या किया, कि किया कुछ नहीं है, किया ये है कि इसमें अभी आपको एक प्रोग्राम बनाना है। अच्छा, इस बार भी हम पहले की तरह ही एरे क्रिएट करते हैं रैंडम डॉट रैंड एन से। तो मेथड कॉमन ही रखते हैं सभी का, ताकि समझ में, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पर आपको एलओसी और आईएलओसी के बीच में डिफरेंस बताना है। ठीक है, आईएलओसी में एक बात याद रखिएगा कि जो कॉलन के जब हम रेंज सेलेक्ट करते हैं तो आपकी लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होती है, एलओसी में नहीं होती, क्योंकि वहाँ तो लेवल इंडेक्सिंग होती है। तो जो हम नेम देते हैं वही सेलेक्ट होते हैं। जैसे कॉलन 4 दे रखा है, अब इसमें फर्स्ट पार्ट हम जानते हैं रो को सेलेक्ट करता है, सेकंड पार्ट कॉलम को सेलेक्ट करता है। कॉलम दे नहीं रखी तो सभी कॉलम सेलेक्ट होंगे। रो दे रखी है तो स्टार्ट वैल्यू दे नहीं रखी, इसका मीनिंग काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट वैल्यू जीरो होती है। 4 दे रखा है, इट मीन्स 0 1 2 3, ये रो सेलेक्ट होंगी, 4 वाली सेलेक्ट नहीं होगी क्योंकि लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होती है। तो आंसर आप देख ही रहे हैं, ये आंसर आएगा आपका। कॉमा लगाने के बाद कॉलम कॉलम देने थे, हमने नहीं दिए, इसका मतलब ये है कि सभी कॉलम सेलेक्टेड हैं। डिफ़ॉल्ट अगर आप कॉलम नहीं देते तो इट मीन्स ये है कि सभी कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट है। बाकी आप प्रोग्राम को देखिए, प्रोग्राम में पहले की तरह ही डेटा फ्रेम क्रिएट किया गया है रैंडम डॉट रैंडम से। इसको रन करा के देखते हैं तो और आपको आइडिया हो जाएगा। आप इसमें चाहें तो डेटा फ्रेम को पहले प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट देके, तो आपको ये पता चल जाएगा एक्चुअल डेटा फ्रेम क्या था और हमने पर्टिकुलर डेटा फ्रेम का जो पोर्शन प्रिंट कराया है वो क्या आउटपुट दे रहा है। ये देखिए,
रन करा दिया। कहाँ दिखा रहा है इनवैलिड सिंटैक्स? ओके, ये प्रिंट स्टेटमेंट पैरेंथेसिस के अंदर होना चाहिए, बार बार यही मिस्टेक हो जाती है। कोई बात नहीं, एग्जीक्यूट कराएंगे, अब हो जाएगा। यहाँ भी सही कर लीजिएगा। ओल्डर वर्जन में प्रिंट को पैरेंथेसिस के अंदर देना कंपलसरी नहीं था, लेकिन न्यू वर्जन में सभी में इसको पैरेंथेसिस के अंदर नहीं देंगे तो एरर दिखाएगा। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है सिस्टम में, उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रोग्राम को रन कराइएगा। डेटा फ्रेम को ही प्रिंट करा देते तो हमें एक्चुअल डेटा फ्रेम पता चल जाए क्या था, और ये पता चल जाए ILOC के थ्रू हम जब प्रिंट करा रहे हैं तो कितना पोर्शन उसका प्रिंट हो रहा है, तो डाउट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसके इसमें 4 रोज प्रिंट होंगी, 0 1 2 3, और कॉलम हमने मेंशन नहीं किए तो सभी कॉलम प्रिंट होंगे। देख लीजिए, ये देखिए, क्लियर। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल लेते हैं ILOC का। ये देख लीजिए, आप आउटपुट चेक कर लीजिए। ऊपर ओरिजिनल डेटा फ्रेम दे रखा है, नीचे ILOC के थ्रू हमने जितना पोर्शन सेलेक्ट किया था वही सिर्फ प्रिंट हो रहा है, सभी कॉलम प्रिंट हो रहे हैं, और स्टार्टिंग की 4 रोज प्रिंट हो रही हैं एट इंटीजर वैल्यू, रो एट row which is indicated by integers 0 1 2 and 3 all are printed। तो ये हमने रेंज क्या दी थी, :4। ठीक है, आगे देखिए, इसमें पिछली बार वाला तो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया ही है, इस बार हमने रो कॉलम दोनों के लिए अप्लाई किया है। पिछली बार कॉलम तो मेंशन नहीं किए थे तो डिफ़ॉल्ट क्या था कि सभी कॉलम प्रिंट हो गए थे। इस बार हमने क्या किया है कि हमने 2,4 2:4 दे रखा है कॉलम। लास्ट लाइन देखिए, तो क्या होगा, होगा ये कि इंडिया जो कॉलम पोजीशन 2 पर है और कोई पोजीशन 3 पर है वो प्रिंट होगा, 4 पर प्रिंट नहीं होगा, 4 तो एक्सक्लूड होगा। ठीक है, यानी हमारा बी नहीं, C और D प्रिंट होगा, क्योंकि 0 पर A है, 1 पर B है, 2 पर C है और 4 पर D है, और 2 पर C है, 3 पर D है, सॉरी 4 पर कुछ नहीं है, 4 तक दे रखा है, इट मीन्स C और D वाला प्रिंट होगा हमारा कॉलम। ठीक है, और रो सेलेक्ट करेगी 1 to 5, तो कितनी रो है इसमें, डेटा फ्रेम में 8 रोज है, तो 1 to 5 का मतलब है रो एट इंडेक्स पोजीशन 1 2 3 4 ये प्रिंट होंगी, 5 वाली प्रिंट नहीं होगी, एक्सक्लूड होती है ना, इसीलिए। जहाँ तक फर्स्ट की बात है तो उसमें तो कॉलम सभी सेलेक्ट हो रहे थे, जैसे ये दे रखा है ना प्रिंट DF.ILOC:4, तो इसमें रो एट इंडेक्स पोजीशन 0 1 2 3 प्रिंट होंगी, कॉलम मेंशन नहीं करेंगे तो सभी कॉलम प्रिंट होंगे। ये तो पिछली बार वाला प्रोग्राम था तो मैंने उसी में ऐड कर दिया है ताकि दोनों में थोड़ा डिफरेंस पता चल सके। पिछली बार कॉलम मेंशन नहीं किए थे, इस बार कॉलम भी मेंशन करती हैं। याद रखिए, कॉलम मेंशन जब करते हैं तो रेंज की फॉर्म में सेलेक्ट करेंगे तो स्टार्ट वैल्यू तो इंक्लूड होती है, और जो लास्ट वैल्यू होती है वो इंक्लूड नहीं होती, एक्सक्लूड होती है, उसी के अकॉर्डिंग प्रिंट होता है। एग्जीक्यूट कराएंगे, ओरिजिनल डेटा फ्रेम ही प्रिंट कराया है, तो आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आउटपुट आएगा। देखिए ज़रा करके, ये एग्जीक्यूट कराया, ये देखिए लास्ट मैंने कहा था ना C और D प्रिंट होगा, सिर्फ कॉलम C और D प्रिंट हो रहा है, क्योंकि क्या देखा था 2:5, तो 0 पर A था, 1 पर B था, 2 पर C था, 3 पर D था, 2:4 दे रखा था, और E पर कुछ था ही नहीं, होता तो 4 होता, तो वो वैसे भी सिलेक्ट नहीं होता। ये देखिए, ये हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है, ये प्रिंट हो गया। उसके बाद जो लास्ट प्रोग्राम किया था पिछली बार, वो आउटपुट जिसमें हमने कॉलम सेलेक्ट नहीं किए थे तो सभी कॉलम सेलेक्ट हो रहे थे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट मेंशन नहीं करते तो आप कॉलम सभी कॉलम सेलेक्ट होते हैं। रो वैल्यू सेलेक्ट की थी तो उसी के अकॉर्डिंग रो सेलेक्ट हो रही हैं। कॉलम 4 दे रखा था, इसमें 0 से लेकर 3 तक सेलेक्ट होगा, और लास्ट वाले में रो और कॉलम दोनों सेलेक्ट किए तो उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है, देख लीजिए आप। ठीक है, 1:5 था तो इसका मतलब 1 रो एट इंडेक्स पोजीशन 1 2 3 4 ये सेलेक्ट होंगी, और कॉलम के लिए 2:4 दे रखा है तो कॉलम एट इंडेक्स पोजीशन 2 and 3 will be selected in that case।
चलिए इस बार थोड़ा सा हम और प्रोग्राम को थोड़ा सा और देखते हैं, सभी एस्पेक्ट देखते हैं, इसमें अलग अलग तरीके से सेलेक्ट करके देखते हैं। देखिए अब इसमें क्या है कि कैसा भी हो सकता है कि हम रेंज सेलेक्ट ना करें, पर्टिकुलर कुछ रो पर्टिकुलर कुछ कॉलम को सेलेक्ट करना चाहें तो हो सकता है। आंसर है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लिस्ट की फॉर्म में पास कर दीजिए आप, तो जो आप कॉलम या रो आपने सेलेक्ट किए सिर्फ वही कॉलम और रो सेलेक्ट होंगे। जैसे पहले केस में क्या दे रखा है, df.i.loc 135, तो कॉल रो एट इंडेक्स पोजीशन 135 सेलेक्ट होंगी और कॉलम एट इंडेक्स पोजीशन 103 सेलेक्ट होंगे। ठीक है। दूसरे केस में मैंने रेंज सेलेक्ट की है, तो रेंज सेलेक्ट की तो करते समय ये ध्यान रखिएगा कि लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होती है, चाहे बात रो की हो या कॉलम की। तो जैसे 1:3 लिखा है रो के केस में, तो 1 सेलेक्ट होगा, 2 सेलेक्ट होगा, 3 सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए। और अगर खाली कॉलम लिख देंगे जैसे थर्ड केस में, तो सभी रो सेलेक्ट हो जाएंगी। कॉलम की बात करते हैं, 1,3 लिख रखा है, इट मीन्स 1 और 2 सेलेक्ट होंगे, 1 और 3 सेलेक्ट होंगे, तो कॉलम की नेम मेंशन कर रखे हैं, रेंज नहीं कर रखी, तो 2 कॉलम सेलेक्ट होंगे, 1 और 3। दूसरे में कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा, कॉलम का साइन दे रखा, इट मीन्स सभी कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। थर्ड में 1:3 दे रखा है, तो 1 सेलेक्ट होगा, 2 सेलेक्ट होगा, 3 तो सेलेक्ट नहीं होगा, तो 2 कॉलम सेलेक्ट होंगे। तो उससे पहले प्रिंट डीएफ स्टेटमेंट इसलिए दिया रहा है ताकि ओरिजिनल डेटा फ्रेम भी हमारा प्रिंट हो जाए और हम देख सकें कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। करके देखते हैं इसको, भी एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटपुट पता चलेगा आपको। ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देगा। अगर आप इस प्रोग्राम को देख के अभी अपनी कॉपी पर आउटपुट लिख के देखिए कि ओरिजिनल डेटा फ्रेम क्या है, और उसके सिलेक्शन के बाद सेलेक्ट हो रहा है वो ठीक है कि नहीं है। मैंने एक बात और बताई थी आपको कि मैंने यहाँ random.randin फंक्शन यूज़ किया है। आप किसी और फंक्शन के थ्रू भी डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हर बार जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे वैल्यू रैंडमली जनरेट होती है, तो डेटा फ्रेम हर बार चेंज होगा पिछली बार से। ये देखिए एग्जीक्यूट किया, ये आउटपुट आ गया, तो जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही आउटपुट आया है, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू सेलेक्ट हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंटीजर इंडेक्सिंग थी। यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि LOC और ILOC में जो डिफरेंस है वो ये है कि LOC में हम जो इंडेक्स और कॉलम की वैल्यू दे रखी होती है उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करते हैं रेंज को, और ILOC में इंटीजर के बेसिस पर हम सेलेक्ट करते हैं। जब हम इंटीजर के बेसिस पर सेलेक्ट करते हैं तो लास्ट वैल्यू रो और कॉलम दोनों की केसेस में एक्सक्लूड होती है। ठीक है, LOC में ऐसा नहीं होता। LOC में जो हम सेलेक्ट करते हैं, वैल्यूज़ देते हैं, वही वैल्यू सेलेक्ट होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये आंसर है आपका। ये देखिए 1:3 दिया है, तो इसका मतलब 1 और 2 वाली प्रिंट होंगी, 3 वाली प्रिंट नहीं होगी, और 4 कॉलम सभी प्रिंट दे रखे हैं तो सभी प्रिंट होंगे। लास्ट वाले केस में देखिएगा कॉलम दे रखा है, इसका मतलब सभी रो सेलेक्ट होंगी, और कॉलम के केस में 1:3 दे रखा है, इसको 1 और 2 यानी बी और सी प्रिंट होंगी। अब बात आते हैं लास्ट की। अब क्वेश्चन एक दिमाग में ये आता है कि ये सब कुछ ऐसा मेथड होना चाहिए या फंक्शन होना चाहिए जिसमें ये टेंशन ही ना हो हमको कि हम जो हमने मेंशन कर रखा है, लेबल मेंशन कर रखे हैं वो, या डिफ़ॉल्ट हो, वो दोनों ही एक्सेप्टेबल हो एक ही फंक्शन में। तो आंसर है हाँ, ऐसा है। और ऐसा एक हाइब्रिड मेथड है। ठीक है, IX नेम है इसका। इसको यूज़ करोगे तो आप दोनों तरीके से ही मेंशन कर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन या रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे LOC में थी, आप इंटीजर नहीं दे सकते थे। ILOC में आप लेबल इंडेक्स यूज़ नहीं कर सकते थे, लेबल वैल्यू जो थी उनको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर आप दोनों ही यूज़ कर सकते हो। तो IX में देखते हैं, ये प्रोग्राम है जैसे मैंने दे रखा है df.ix:4। रो नहीं दे रखी, इट मीन्स सॉरी कॉलम नहीं दे रखी, इट मीन्स सभी कॉलम सेलेक्ट होंगे। रो दे रखी है तो पर्टिकुलर वही रो सेलेक्ट होंगी। मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ पहले। तो पहले इंटीजर के लिए एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, फिर जो वैल्यूज़ हमने दे रखी है उनके लिए सेलेक्ट करके दिखाता हूँ डेटा फ्रेम के अंदर, या जो नेम कॉलम के रो के दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके दिखाते हैं। चलिए आपको ये देखा, ये मैंने किया कॉपी और इसको कर दिया मैंने यहाँ पेस्ट, ये किया रन के, ये देखिए आउटपुट आ गया। ठीक है, सिलेक्शन हो गया। यानी IX बिल्कुल ILOC की तरह काम करता है और ये LOC की तरह भी काम करता है, ये दोनों तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो IX में आपको ये टेंशन नहीं है, सोचना नहीं है आपको कि आपने
रेंज कैसे सेलेक्ट किया, इंटीजर के थ्रू सेलेक्ट किया या जो रो और कॉलम के नेम दे रखे थे उनके थ्रू सेलेक्ट किया। ये देखिए, या मैंने कॉलम का नेम मेंशन किया ए, इसके थ्रू सेलेक्ट करेंगे तो भी एरर नहीं आएगी, तो भी सेलेक्ट होगा। सिर्फ इसमें क्या है, कॉलम ए की इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट डिस्प्ले होगी और रो मेंशन नहीं करेगी तो सभी रो डिस्प्ले हो जाएंगी। ये देखिए, पैरेंथेसिस साइन रिक्वायर्ड है यहाँ पर, अदरवाइज एरर आएगी। रन कराते हैं। सेलेक्ट किया और ये रन कराया। देखिए सिलेक्शन तो कोई एरर नहीं है, तो हम दोनों तरीके से ही यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप थोड़ा अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। प्रैक्टिकली करके देख लेंगे, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता फिर एग्जाम में आपको कोई थ्योरी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब प्रैक्टिकली कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है सिलेक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।